Hello students, now I am going to teach you the chapter 1 in SST. I am your SST teacher, Mr. Pavan Kumar, and now we will start chapter 1 from geography portion. The name of the chapter is Components of Environment. So basically we will look the basic concept of environment in this chapter. What the environment is all about. So in true sense, it can be defined as all that surround us. Whatever the things around us, the things which are nearby around us, which are available around us, जो हमारे चारों तरफ मौजूद है, जो पर्यावरण में मौजूद है, हमारे चारों तरफ, हमारे नियरबाई, हमारे आस पड़ोस में, हमारे आस जो मौजूद है, जो सराउंडिंग्स में, जो वातावरण में, एनवायरनमेंट उसी को बोलते हैं बच्चों. ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट एनवायरनमेंट. वही पर्यावरण होता है. Basically it is our basic life support system. Environment gives us life support system. पर्यावरण में हम लोग कहते हैं ना कि जीते हैं, हम लोग जी सकते हैं. बिकॉज ऑफ एनवायरनमेंट वी आर एबल टू सर्वाइव. वो हमें एक लिविंग प्लेस देता है. ओके, एक हैबिटेट हमारा जीने लायक बनाता है. ठीक है, तो हमारे लाइफ असिस्टेंस का एक जरिया बनता है. जो भी आपको डेली रूटीन एक्टिविटीज़ हैं, मतलब इन्वायरमेंट में सब कुछ मौजूद है. ठीक है, आपको जो भी द थिंग्स, आपको पानी पीना है, वट एवर वी ईट, वट एवर वी ड्रिंक, वट एवर वी फील, जो भी हमें चीज़ें चाहिए होती हैं, है ना, सब कुछ पर्यावरण में आता है. सारे कुछ जो हम लोग खाते हैं, पानी पीते हैं, ये सारे पर्यावरण में ही मौजूद हैं. ठीक है, जमीन पे जो रहते हैं, सारा इन्वायरमेंट में आता है. ठीक है, और इसी पर्यावरण की कड़ी में आप देखिएगा, एनवायरनमेंट में एक मानव निर्मित पर्यावरण है, तो एक प्राकृतिक पर्यावरण है. ओके, so overall environment has been broadly categorized into two heads. The first one is natural environment, okay, and the second one is human made environment. Okay, clear है. तो ये पर्यावरण जो है, environment, इनको दो भागों में बांटा गया है. ओके चिल्ड्रन, फर्स्ट नेचुरल, जो ऑलरेडी गिफ्ट ऑफ नेचर है, गॉड गिफ्टेड है, जो हमें मिला है पर्यावरण के थ्रू, ईश्वर के थ्रू जो हमें मिला है, नेचर ने हमें प्रदान किया है. दैट इज ऑल अबाउट नेचुरल एनवायरनमेंट. जैसे कि आपके नेचुरल एनवायरनमेंट हो गए माउंटेन, सी, है ना, प्लेट्यू, जितने भी सारे नेचुरल गिफ्ट ऑफ नेचर है. ठीक है, फॉरेस्ट हो गया, ये सब ह्यूमन मेड नहीं है, ह्यूमन इंसानों ने इसको नहीं बनाया है. वही ह्यूमन एनवायरनमेंट आपका सारे क्या आ जाएंगे उसमें, जितने भी आपके जो मशीनरी है, इक्विपमेंट है, ये सारे ह्यूमन मेड है, मैन मेड एनवायरनमेंट है. ठीक है, अब देखिए, नेचुरल एनवायरनमेंट और मैन मेड एनवायरनमेंट हम लोग देख चुके हैं. नेचुरल एनवायरनमेंट को दो कैटेगरी में बांटा गया है, फिजिकल एनवायरनमेंट एंड बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट. ठीक है, फिजिकल और बायोलॉजिकल. फिजिकल एनवायरनमेंट क्या करता है, नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि लैंड, वाटर, फिजिकल समझ गए. नॉन लिविंग थिंग्स एनवायरनमेंट को ये इंक्लूड करता है. आप फिजिकल को
एबायोटिक भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिजिकल एनवायरनमेंट इज ऑल्सो पॉपुलरली कॉल्ड एज एबायोटिक। नॉन लिविंग थिंग्स, जमीन, हवा, पानी, ये सारे जो हमें प्रकृति ने दिया है, ये सब फिजिकल भौतिक जो है आपका, ठीक है, उसका सुख सुविधा आप उठा सकते हैं, बट दैट इज नॉट लिविंग थिंग। जमीन है, पानी है, हवा है, water air, these all are नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। एबायोटिक लाइफ नहीं है उसमें। अब आ जाइए आप, दूसरा है बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बायोटिक एनवायरनमेंट, ठीक है, जिसमें जस्ट इंक्लूडिंग ऑल ह्यूमन बीइंग जो आपका बायोलॉजिकल में आ जाएंगे, ऑल लिविंग थिंग्स सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, सारे लिविंग क्रिएचर्स इसमें आ जाएंगे, एंड इट इज ऑल्सो पॉपुलरली कॉल्ड एज बायोटिक एनवायरनमेंट। अब देखिए स्टूडेंट्स, और मेनली फोकस करता है मैन पे। हम लोग सभी जानते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट इज द मैन, ओके, बिकॉज मैन इज द अल्टीमेट creation of the earth, okay, and one of the most supreme creation of the earth is the man. हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो वही जो आपका देखिए टू कंपोनेंट्स, नेचुरल एनवायरनमेंट, फिजिकल, यही सब है बेसिकली, ठीक है। सो दैट्स ऑल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. Now we will come to four spheres of environment. Yesterday I have sent you the audio clip of four spheres of environment as well. Again I will repeat that quick recap of four spheres of environment. And environment has been broadly categorized into four spheres, four layers of the environment. Okay, the first one is lithosphere, second one is atmosphere, third one is hydrosphere and biosphere. Lithosphere, as we already know, that is sphere of rocks. Okay, whatever the land mass is, like forest covering, जो भी land areas जो आपका that on the terrestrial habitat, that is all about lithosphere, जिसमें सारे आते हैं just on the अर्थ सरफेस, लैंड एरिया, ओके, माउंटेन्स आ गया, उसमें आपका फॉरेस्ट एरिया आ गया, ग्रासलैंड आ गया, जो भी अर्थ के सरफेस पे अवेलेबल है। रेंज हमने देखा था 100 किलोमीटर इसका एक्सटेंशन है, थिकनेस है। इसी में आपका सीमा और सियाल का हमने डेफिनेशन भी ऑलरेडी डिस्कस किया था yesterday in the audio clip as well. So whatever the land masses area, okay, on the earth surface, that is all about lithosphere. Literal meaning is the sphere of rocks. Now come to the atmosphere. Again, the literal meaning is the sphere of air, whatever the thin blanket air that protect us from the harmful sun's rays. Okay, scorching समझते हैं, very harmful, जो एकदम चिलचिलाती धूप सूरज की किरणों से हमें बचाता है, that is atmosphere. thin blanket of air अर्थ को कवर कर रखा है, एक चादर से, पतली परत चादर से अर्थ को ओढ़ रखा है, and this atmospheric layer protect us from the harmful sun's rays, okay, and provides us thin layer, okay, to survive on this particular planet, okay. It help us, हमारी हेल्प करता है। आप देखिएगा इसका जो एक्सटेंशन है, वो आपका एक्सटेंशन इसका 1600 किलोमीटर में फैला हुआ है अर्थ सरफेस के एरिया में, और मिक्सचर ऑफ गैसेस है से कंपोज्ड है एटमॉस्फेरिक लेयर, बहुत सारे मिक्सचर ऑफ गैसेस जो कि हमें इजीली सर्वाइव करने में हमारी हेल्प करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट layer of this environment. The next one is hydrosphere, a sphere of water. Literal meaning is that, okay, all the water availability, all the earth surface has been covered with the water. 71% of the earth surface has been covered with water, and more abundance of water is available on this particular earth. That's why earth is popularly called as blue planet or water planet as well. So
enormous amount of water is available on the earth. तो आपका हाइड्रोस्फीयर स्फीयर ऑफ वाटर. अब हम वाटर की बात करेंगे. abundance of water, that's all about अर्थ सरफेस इज कवर्ड. इसमें रिवर्स, लेक, सीज, ओशन, जितने वाटर बॉडीज होंगे ये सारे हाइड्रोस्फीयर में होंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, गो थ्रू इट, देख लीजिएगा. वन ऑफ द ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर ऑफ द environment. This one is also important. Sphere, hydrosphere. Now come to the biosphere. Literal meaning is the sphere of life. Okay, narrow zone contact, मतलब यहीं पे लाइफ पॉसिबल है. तीनों का एक बीच का एक जोन है, ठीक है, जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करता है. ये जितने भी आपने देखा, लिथोस्फेयर देखा, एटमॉस्फेयर देखा, हाइड्रोस्फेयर, तो इन तीनों को कंबाइन करके कांटेक्ट बिटवीन ऑल द थ्री स्फेयर उसको क्या करता है, लिविंग के प्लैनेट के अकॉर्डिंग, मतलब उसके लाइफ के लिए पॉसिबल बनाता है. ठीक है, वहाँ तो बायोस्फीयर ऑल अबाउट लिविंग जोन, इसको आप लिविंग जोन कह सकते हैं. हियर लाइफ इज पॉसिबल. मोस्ट ऑफ द लिविंग क्रिएचर्स आर एबल टू सर्वाइव हियर, लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, माइक्रोब्स हो गए, ये सारे इस पे रहते हैं, लैंड, वाटर एंड एयर. तो और इसमें देखिएगा ह्यूमन बींग्स आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर. वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, मार्क दिस लाइन. बायोस्फीयर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अगर कोई है, दैट इज ह्यूमन बींग्स. ओके, ह्यूमन बींग्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बायोस्फीयर. Because why we are telling that human beings one of the most important part of biosphere? Because of human beings, they are changing the thing. They keep on changing, like they always highly intended to do some sort of changes. Okay, some sort of change. They are capable of changing it. They are modifying the environment. That's why human being is popularly called as the one of the most important part of the biosphere. They keeps on changing. They always work on changing. They always modify some sort of change. हमेशा कुछ न कुछ मानव करते रहते हैं, कुछ सृजन करते हैं, कुछ नया करते हैं. Always they are doing some sort of creativity. आप देखिएगा कि अर्थ जो है फुल ऑफ डाइवर्सिटीज, बहुत सारी विविधताएं हैं. देयर इज डाइवर्सिटी इन लैंड, सॉइल, प्लांट्स एंड एनिमल्स. हर जगह कुछ विविधताएं हैं, डाइवर्सिटीज हैं. हमारा जो अर्थ है वो बहुत सारी विविधताओं से भरा पड़ा है. जमीन, लैंड ले लीजिए, भूमि ले लीजिए, सॉइल ले लीजिए, मिट्टी ले लीजिए, प्लांट्स ले लीजिए, एनिमल्स ले लीजिए. इन ईच एंड एवरी स्फीयर ऑफ दिस अर्थ is full of diversities. This process of diversification has occurred largely over a long period of time, resulting in the emergence of new species of plants and animals. The changes create biodiversity on the earth. यही जैव विविधता लाता है हमारे धरती पे. ठीक है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज का कारण यही है कि नए नए स्पीसीज और प्लांट्स और एनिमल्स का और ज़्यादा से ज़्यादा अकर करना because of the diversities. Okay, so these all changes come and that brings biodiversity on the earth. Biodiversity, student, just note it down, जैव विविधता in Hindi. The government of India has passed the Wildlife Protection Act. Very important topic this is. Mark this, student. भारत सरकार ने जंगल के सुरक्षा के अधिनियम के तहत 1972 में एक एक्ट पास किया है, जिससे हम जो बायोडाइवर्सिटी, जो जैव विविधता है, भूमि हो गया, मिट्टी हो गया, है ना, आपका पौधे, जानवर, इन सब जो भी चीज़ें हैं, इनकी हम प्रोटेक्शन करेंगे, उसको सुरक्षा करेंगे, उसको संरक्षित करेंगे, कंजर्व करेंगे. तो अगर आपको करना है उस एक्ट के तहत, 1972 के तहत, जो भी नेचर में अवेलेबल है, जो भी चीज़ें आपके बायोडाइवर्सिटी में को वो अर्थ में उसको और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और इन्हांस करता है, उस चीज़ को आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है एज पर द एक्ट 1972. और अगर आप करते हैं अंडर दिस एक्ट, पोचिंग एंड हंटिंग आर प्रोहिबिटेड. इसका मतलब होता है
इस अधिनियम के तहत आपको शिकार करना और जानवरों को मारना, है ना, उसका शिकार करना, ये सब प्रोहिबिट किया गया। प्रोहिबिटेड मतलब निषेध है, इसको कानूनन अपराध माना गया है। इन चीज़ों की मनाही है। यू डोंट हैव टू डू दिस थिंग्स। पोचिंग एंड हंटिंग आर नॉट अलाउड। ठीक है, शिकार करना, जानवरों को मारना, उनके स्किन का जो भी सेलिंग करना है ना, उन चीज़ों का इस्तेमाल करने के लिए उनको किल करना, दैट इज़ नॉट अलाउड। दैट पर अकॉर्डिंग टू द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, violation of this act is a punishable crime under law. If you are breaking the rule, if you are breaking the this, then you will be, आपको you will be some sort of, you will get some sort of punishment. आपको punishment मिलेगा if you are, violation का मतलब होता है उल्लंघन। अगर आप इस नियम के तहत, इस एक्ट के तहत, इस अधिनियम के तहत अगर आप ये अपराध करते हैं तो आपको सजा दी जाएगी। इट इज़ नॉट ओनली द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व वाइल्ड लाइफ बट ऑल ऑफ अस आर रिस्पॉन्सिबल। अब ये ऐसा नहीं है कि सरकार ही जिम्मेवार है, इनके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट तो इन्होंने बना दिया, तो ओनली द गवर्नमेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ। We, the human being, we, the people, are also responsible. We should also protect the wildlife. We should also conserve the resources. We should also protect our biodiversity. Okay. Now, आप देखिए, do you know है some critically endangered species of animals in India are forest, owlet, Ganges, शार्क, टाइगर, रोड, फ्लाइंग फ्रॉग, लेदरबैक टर्टल, ये सारे इंडेंजर्ड स्पीसीज का मतलब आप लोग समझ लीजिए। दोज स्पीसीज विच आर इन द वर्ड्स ऑफ एक्सटिंक्शन, जो खतरे में है, जो विलुप्त हो रहा है। दोज स्पीसीज आर नॉट, वी विल फाइंड इन नियर फ्यूचर, जो हमें नहीं मिलेगा। जैसे कि कौन कौन से खतरे के निशान पे हैं, खत्म होने के कगार पे, इंडेंजर्ड स्पीसीज जो विलुप्त हो चुके हैं, जैसे कि फॉरेस्ट ऑलेट, गंगेस शार्क, टाइगर रोड, टोड, फ्लाइंग फ्रॉग, है ना, लेदर बैक टर्टल। प्रेजेंटली देयर आर 102 नेशनल पार्क्स एंड 515 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया। इस डेटा को नोट डाउन कर लीजिए, इतने सारे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भारत में मौजूद है। इंडेंजर्ड स्पीसीज समझ के, जो कि खत्म होने के कगार पे है या फिर फुल्ली वो खत्म हो चुके हैं, इंडेंजर्ड। लिख लीजिए इसका मतलब, इंडेंजर्ड स्पीसीज मीन्स दोज स्पीसीज विच आर इन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन मतलब दुनिया से गायब होने के कागार पे है, खत्म होने के कागार पे है। इट विल नॉट, वी विल नॉट फाउंड दिस स्पीसीज एनीमोर इन नियर फ्यूचर इफ वी विल नॉट protect them. ठीक है, we will not save them, if we will not conserve them, then that species will be no more available in near future. अब आ जाइए, लास्ट टॉपिक है, ह्यूमन बींग्स आर एज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। सबसे महत्वपूर्ण पहलू है पर्यावरण का। वेल इक्विप्ड टू एक्सप्लॉइट, शोषण भी करते हैं ये रिसोर्सेज, संसाधन का। ठीक है, कंज्यूम, उसको उपभोग भी करते हैं, उसको यूटिलाइज भी करते हैं। और जो भी अर्थ सरफेस पे मौजूद है, वॉट एवर द थिंग्स अवेलेबल ऑन द अर्थ सरफेस, ह्यूमन बींग्स आर फुल्ली यूटिलाइजिंग दैट रिसोर्सेज एंड कंज्यूमिंग दैट रिसोर्सेज एंड एक्सप्लॉइटिंग दैट रिसोर्सेज। मतलब उसका दोहन भी करते हैं, उसका दोहन समझ रहे हैं, शोषण, उसको बर्बाद भी करते हैं, डिस्ट्रॉय भी करते हैं, रिसोर्सेज का यूज भी कर लिया मानव ने। इस तरह के इंसान होते हैं। इट इज़ द नीड ऑफ द प्रेजेंट टाइम, हमारा ये अभी का समय का नीड है कि दैट वी शुड लिव इन हार्मनी। हार्मनी मतलब पीस, शांति के साथ हम रहें सराउंडिंग्स में, वातावरण में, पर्यावरण में। हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए एनवायरनमेंट को। दिस विल अलाउ द अर्थ टू सस्टेन ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन इट एंड टू प्रोड्यूस न्यूअर वंस इन द कोर्स ऑफ टाइम। और आराम से, अच्छे तरीके से अर्थ को ये फॉर्म सस्टेन करेगा। और कहने का मतलब है, हमें प्रकृति को और डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। लाइक अभी का प्रेजेंट सिचुएशन देख लीजिए, ह्यूमन बीइंग
जो अभी कोविड-19 से जो हम लोग बैडली इफेक्ट हो रहे हैं, जो हमें अफेक्ट एक इम्पैक्ट हम पे पड़ रहा है, हार्डली वी आर suffering from this COVID-19. Why? Because human beings has disturbed the environment. प्रकृति को आपने डिस्टर्ब किया, so in return nature has also disturbing us. Okay, that's all in this chapter. We should protect our environment, we should save our environment, we should conserve our resources. अगर क्रक्स देखिएगा कि हमें प्रकृति को समझना चाहिए, हमें नेचर के दिए हुए चीज़ों का फुल्ली यूटिलाइज करें, सही से उसका कंजर्व करें, रिजर्व करें एंड सेव द रिसोर्सेज एज वेल, कंजर्व द रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जितना ज़रूरत है उतने ही संसाधन का प्रयोग करें। ऑप्टिमम मतलब जितनी आपको ज़रूरत है, आवश्यकता है, एंड टेक केयर ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, टेक केयर ऑफ योर एनवायरनमेंट। दैट इज ऑल अबाउट इन दिस चैप्टर। प्रकृति के वातावरण का अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आपकी प्रकृति बनी रहेगी, इन्वायरमेंट आपका एक सस्टेनेबल रहेगा और इसका बैलेंस मेंटेन रहेगा, एंड यू विल live in a good environment, and for the future generation we will give them sustainable development, and like so that's all. Thank you, students. Hope you understand this chapter. So that's all in this video. Thank you, students.